अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ टोयोटा's वेरी ओन कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर द टोयोटा CHR। तो अब पाकिस्तान में क्रॉसओवर सेगमेंट के अंदर इतना कंपटीशन आ चुका है कि स्पोर्टेज की शक्ल में, Hyundai Tucson की शक्ल में, MG, HS एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और अभी भी नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह हैवल आया है, ग्लोरी इज़ ऑलरेडी हियर एज वेल। तो सबसे पहले जो हमें क्रॉसओवर पाकिस्तान में नज़र आया था वो थी, यू कैन से कि होंडा वेजल जो थी वो सबसे पहली क्रॉसओवर थी जो पाकिस्तान मार्केट में जिसने कोई एक इम्पैक्ट किया था। तो सवाल ये आता है कि CHR की जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है, इज़ इट इनफ फॉर इट टू मेक सेंस नाउ? क्योंकि जो पाकिस्तानी कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स हैं वो इसमें साइज़ में भी बड़ी हैं, ज़्यादा उनके अंदर रूम है, बड़े इंजन्स के अंदर आई हैं। तो क्या अभी तक CHR डज इट स्टिल कमांड इट्स प्रेजेंस इन द मार्केट? तो क्या अब CHR अब उनके साथ कम्पीट कर सकती है या सिर्फ और सिर्फ एक हाइब्रिड नीश के अंदर वो एग्जिस्ट करेगी? तो जैसा कि मैंने कहा है कि ये हाइब्रिड पावर ट्रेन के अंदर आती है, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर ये दो इंजन चॉइसेस के साथ आती है, एक 1.2 लीटर टर्बो और एक 1.8 लीटर हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ। तो ये वही इंजन है जो हमें टोयोटा प्रियस के अंदर 1.8 जो मिलता है, उसी का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। जो हमारा जो हाइब्रिड सिस्टम उसके साथ है, ये टोयोटा का जो हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव का लेटेस्ट जो उनका वेरिएंट है वो इसके अंदर आया है। इट हैज़ क्वाइट इम्प्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी। तो 140 हॉर्स पावर इंजन है और साथ CVT ट्रांसमिशन है। तो थोड़ी सी एक इस गाड़ी की क्रिटिसिज्म आती है कि थोड़ी सी अंडर पावर्ड महसूस होती है। तो जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो देन आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। मगर ये कि टोयोटा की ये एक बहुत रिलायबल पावर ट्रेन साबित हुई है ओवर द ईयर्स। कोई इसमें इंजन में मसले नहीं आते, कोई ट्रांसमिशन में मसले नहीं आते, और जो इसकी बैटरीज भी हैं, जो हाइब्रिड बैटरीज भी हैं, वो भी काफ़ी अरसा निकालती हैं। तो देयर आर वर्चुअली नो वीक पॉइंट्स इन दिस पावर ट्रेन। अराउंड अबाउट जब 10 साल पुरानी होती है तो इसका ABS यूनिट का कभी कभार मसला आता है और इसकी जो हाइब्रिड बैटरीज है उनका मसला आता है। तो इवन दो दिस इज़ एन इम्पोर्टेड कार और इसकी कोई डीलरशिप की तरफ से कोई हमें इसका बैकअप नहीं है, मगर फिर भी इतनी तादाद में पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ियाँ आई हैं हाइब्रिड में कि अब हमारे पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ है इसकी। अब इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा हैरानकुन जो इसका एस्पेक्ट ये है कि इसकी स्टाइलिंग, क्योंकि टोयोटा इज़ नोन फॉर देयर बोरिंग डिज़ाइंस और मतलब कभी रिस्क नहीं लेते। तो अब टोयोटा रिसेंटली, जैसे अगर आपने किसी ने लेटेस्ट जनरेशन करोला जो बाहर लॉन्च हुई है, जापान में लॉन्च हुई है और जो उसका हैचबैक वर्जन है, अगर किसी ने देखा हो तो उसका तकरीबन फ्रंट नोज जो है काफ़ी सिमिलर है CHR के साथ। तो आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट कार जिसके अंदर टोयोटा ने ये अपनी नई शक्ल जो है ये इंट्रोड्यूस की थी। तो एक दफ़ा ये शक्ल देख के हैरानगी ये हुई थी कि ये टोयोटा का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम स्टाइलिंग जो है हमें कभी कम ही हमें किसी जापानीज़ मैन्युफैक्चरर से मिलती है। ख़ास तौर पे टोयोटा से तो हमें ऐसी स्टाइलिंग के लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसी स्टाइलिंग मिलेगी। इसकी जो DRLs भी हैं वो भी बड़ी यूनिक हैं। हेडलाइट असेंबली के नीचे वाले हिस्से पे हमें यहाँ पे इसकी DRL मिलती है इस शेप में, और यहाँ पे हमें दो उसके अलग स्पॉट्स भी मिलते हैं। नीचे हमारे पास बम्पर के अंदर फॉग लाइट इंटीग्रेटेड है और ये एक्स्ट्रा जो ये नीचे भी उसकी फॉग लाइट की एक स्ट्रिप है। तो है ये क्रॉसओवर, मगर इसकी जो अगर आप फ्रंट एंड पे अगर देखें जो ये कि एडिशनल बॉडी किट लगी हुई है उसकी वजह से इतनी नीची है कि इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ये कूपे लाइक स्टाइलिंग उन्होंने दी हुई है इन अ क्रॉसओवर। सो और वो जो इसकी पीछे आपको स्लोपिंग रूफ लाइन मिलती है और जो साइडों के ऊपर जो एग्जैजरेटेड से साइड स्कर्ट्स हैं उसके साथ इट ऑलमोस्ट हैज़ लाइक कूपे लाइक स्टाइलिंग। क्योंकि अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल भी देखें इट लुक्स वेरी स्पोर्टी, कहीं से आपको कोई SUV या क्रॉस ओवर टाइप की चीज़ नहीं लगती। पिछला वाला जो शीशा है वो इतना ज़्यादा स्लोपिंग है, यहाँ पे उन्होंने एक वाइपर तक नहीं दिया इसके ऊपर क्योंकि इसकी ज़रूरत ही ना हो। जो पिछली टेल लाइट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेमिनिसेंट है जो सिविक की जो 10th जनरेशन पाकिस्तान में चल रही है उसके साथ। तो गाड़ी पीछे से तकरीबन बग आइड लगती है, जिसकी टेल लाइट्स जिस तरीके से प्रोट्रूड कर रही हैं। फिर यहाँ पर हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो एक ये क्रीज है ये इतनी एग्जैजरेटेड है दैट गोज़ अलॉन्ग द डोर। आई एम नॉट श्योर आपको एक काले रंग में इतना अच्छा नज़र आ रहा होगा, मगर द स्टाइलिंग इज़ जस्ट क्रेजी। तो जैसे कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स जो पाकिस्तान में स्पोर्टेज वगैरह उन सब के अंदर तकरीबन हमें मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल ही है। जो बूट स्पेस है वो भी थोड़ी कम ही है।
और यहाँ पे हमें एक स्पेस सेवर मिल जाता है जो कि अच्छी चीज़ है। तो टायर पंक्चर रिपेयर किट नहीं दिया हुआ, जो कि अच्छी बात है। जो इसके रिम्स भी हैं वो भी बहुत डिस्टिंक्टिव हैं और बहुत खूबसूरत हैं। डायमंड कट एलॉयज़ हैं, 18 इंच इसका साइज़ है। तो जिस तरह एक्सटीरियर की फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग है, तो इंटीरियर की तरफ भी आते हैं तो उस चीज़ में भी ये गाड़ी बहुत इंप्रेसिव है और बहुत इसका मॉडर्न किस्म का डिज़ाइन हुआ है, बहुत खूबसूरत है। आप एक सबसे पहले जो एक चीज़ नोटिस करेंगे इंटीरियर के दाखिल होने से पहले ही, और वही जो है थीम वो पूरे इंटीरियर में कंटिन्यू होती रहेगी कि यहाँ पे जो जिस तरह ज्योमेट्रिक शेप्स जो हैं, जिस तरह ऑलमोस्ट लाइक अ डायमंड पैटर्न ओवर हेयर, वही हमें यहाँ पे डोर कार्ड्स के अंदर वही का वही जो हमें क्विल्टेड हिस्सा जो बीच में सीट्स का है उसी तरीके से नज़र आता है। और जो हमें नीचे CHR का लोगो मिलता है उसके अंदर भी हमें वही पैटर्न मिलता है। एंड इवन जो हमारे जो फ्लोर मैट्स का वीव है वो भी उसी तरीके से उसी पैटर्न में है। तो एक्सेलेंट अटेंशन टू डिटेल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टाइलाइज्ड कैबिन है इसका, और अटेंशन टू डिटेल तो शानदार है। तो जैसा कि मैंने डोर कार्ड्स पे कहा है, बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत डिज़ाइंड हैं। यहाँ पे हमें बड़ा सॉफ्ट पैडिंग यहाँ पे मिलती है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। और जो यहाँ पे हमें ये एक पैटर्न सा मिलता है, एक डायमंड सा पैटर्न पूरा का पूरा, ये बड़ा यूनिक लगता है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एडेड डायमेंशन आती है, और ये पूरा डोर कार्ड के ऊपर उन्होंने स्टिंजी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर आपको नीचे भी नज़र आता है, ये लगता है ऐसे जैसे पैडेड होएगा मगर पैडेड नहीं है। तो ये मोल्डेड सा प्लास्टिक है। तो जिस तरह एक्सटीरियर में जो आपको एंगुलर लुक्स थी वो भी यहाँ इस डोर कार्ड के डिज़ाइन में भी आपको नज़र आएंगी, क्योंकि जो गाड़ी का वो कैरेक्टर लाइन जो बाहर चल रहा है वही आपको अंदर नज़र आएगा। और उसी तरीके से हमें कंट्रोल्स जो हमारे हैं वो भी उसी पैटर्न से यूँ आ रही हैं। तो बड़ा खूबसूरत ये लग रहा है। नीचे जो हमारा जो स्पीकर की जो ग्रिल है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे डायमंड पैटर्न से नज़र आ रहे हैं। उसी पैटर्न के अंदर हमें क्लाइमेट के जो बटन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स हैं उसी शेप के अंदर हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी मुझे ज़बरदस्त लगी है वो है कैबिन क्वालिटी। इतना हाई क्वालिटी कैबिन मेरा नहीं ख्याल इस क्लास में किसी और गाड़ी का है। इससे पहले जो हमारे पास वेजल आती थी उसका भी बड़ा ज़बरदस्त इंटीरियर लगता था, मगर इसका तो इट इज़ अ स्टेप अबव द वेजल। और स्पोर्टेज और ट्यूसॉन कैन नॉट टच इट। कोई MG HS या हैवल जो है वो इसके इंटीरियर का मुकाबला कर सकती हैं। और इसका इतना मॉडर्न डिज़ाइन है, हमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मल्टीमीडिया हमारे स्क्रीन के अंदर और हमारे स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स के अंदर इंटीग्रेट हुई हुई है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट के हमें यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे बीच में टॉगल स्विचेस हैं और यहाँ पर हमें अलहदा कंट्रोल्स मिल रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है CHR की, कि अमूमन गाड़ियों की है ना, ख़ास तौर पे जैसा टोयोटा की गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन जो बटन्स और स्विचेस हैं वो सारी की सारी गाड़ियाँ आपस में शेयर करती हैं। तो इसकी ये ख़ास बात है कि इसका जो सारा स्विच गियर है इट्स वेरी बिस्पोक। मतलब इसका जो सारा स्विच गियर है वो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा। शायद लेटेस्ट जनरेशन वाली प्रियस के अंदर मिले, मगर जो एक्वा है उसके अंदर ये स्विच गियर नहीं आता, और ना ही पिछली जनरेशन वाली प्रियस के अंदर। जो टॉप हाफ है डैश का वो इस तरह तकरीबन फ्लोट कर रहा होता है, और नीचे वाला हमें यहाँ पे एक टनल सा मिलता है जिसके अंदर ये हमें सारा ग्लॉसी ब्लैक प्लास्टिक है। एंड एवरीथिंग इज़ रियली सॉलिड, वेरी वेल बिल्ट। और उसी के अंदर हमारा ट्रांसमिशन सेलेक्टर है, वहाँ पे हमारे नीचे पार्किंग ब्रेक है, और हमारे मुख्तलिफ EV मोड हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं, अपना ब्रेक होल्ड ऑन कर सकते हैं, और अपना ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ पे आगे हमें एक HDMI की इनपुट भी है, और साथ हमारे पास USB की भी इनपुट है। जो हमें ये जियोमेट्रिक शेप्स जो हैं वो सिर्फ हमें नीचे कंटिन्यू नहीं होती, बल्कि मुझे अपने फ़ोन की लाइट यहाँ पे ऑन करनी पड़ेगी। ये आपको इसके हेड लाइनर के अंदर भी ये आपको शेप्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पे पैसेंजर के सर के ऊपर भी और ड्राइवर के सर के ऊपर भी हमें वही पैटर्न जो इंटीरियर के अंदर चल रहा है वही हमें नज़र आता है। जो इंटीरियर का टॉप एंड है ये पूरा का पूरा ये जो ये पैडेड हमें हिस्सा नज़र आ रहा है, जिसके फ्रंट पे हमें यहाँ पर स्टिचिंग भी है, ये पूरा का पूरा बहुत खूबसूरत सॉफ्ट लेदर के अंदर है और बड़ा अच्छी क्वालिटी का है। हैंड बड़ा खूबसूरत स्टिचिंग के साथ है। यहाँ पर पीछे जो हमें प्लास्टिक्स भी मिलते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं, और जो फ्रंट एंड जो है फ्रंट इसके प्लास्टिक्स जो है यहाँ पर ये इंटीरियर के अंदर ये ऑल सॉफ्ट टू द टच, तो अच्छी बड़ी प्रीमियम इसकी फील आती है। और इसका जो ग्लव बॉक्स की इंटीग्रेशन है ना वो मुझे बहुत पसंद आई है। एक तो मेरा कैमरा जो है ना वो लो लाइट में बहुत नालायक है कि इसकी जो आपको जो बटन है इसके ग्लव बॉक्स खोलने का वो भी बड़ा अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हुआ है। वो तकरीबन दिस लुक्स कम्प्लीटली फ्लश। कुछ चीज़ें जिसमें ये जो लोकल कंपटीशन है उससे बहुत ऊपर है वो है सेफ्टी इक्विपमेंट। तो वी है फ्रंट साइड
कर्टन एयरबैग्स, और यहाँ पे कुछ गाड़ियों के अंदर नी एयरबैग्स भी इक्विप्ड होते हैं। आई एम नॉट श्योर इसके अंदर हैं या नहीं है। उसके अलावा जो हमारे पास कोलिजन एंटी कोलिजन सिस्टम है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, और एक और सेफ्टी फीचर जो शायद पाकिस्तानी किसी और गाड़ी के अंदर नहीं है, एक ये कि इसके अंदर हमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। तो जैसे ही कोई हमारा चीज़ जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट के अंदर हो तो हमारे साइड मिरर्स जो हैं उसका जो फार एंड है वहाँ पे इट ग्लोज अप। जब मैं गाड़ी को ड्राइव करूंगा आपको बेहतर तरीके से दिखा सकूंगा। तो यहाँ पे आपको मीटर क्लस्टर के अंदर जो लिखा आ रहा होगा RCTA है, तो दिस इज रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। जब मैं गाड़ी को रिवर्स में करता हूँ और जिस तरह कोई चीज़ यहाँ से अगर क्रॉस कर रही हो और आपके साइड मिरर में आपको ना नजर आए, तो वो भी आपका फिर जो ब्लाइंड स्पॉट है वो फिर आपका अलर्ट करता है, क्योंकि कोई साइड से आपकी चीज़ आ रही है और आपको ना पता चले तो गाड़ी आपको वार्न करती है। तो पिछली तरफ भी इसके पास एंटी कोलिजन सिस्टम है, जो कि पहली दफ़ा जो मैंने चीज़ जो कोई गाड़ी में देखा है, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है। आई एम नॉट श्योर कि MG HS के अंदर या हैवल H6 या हैवल जोलियन किसी के अंदर भी ये चीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अलावा एक और चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त है कि हमें लेन डिपार्चर अलर्ट भी है और इसके अंदर हमें स्टीयरिंग असिस्ट भी है। तो मैं इसको गाड़ी को जब चला कर लेकर आ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो हमारी जो ये वाइट लाइंस हैं बीच में, उसके अंदर थोड़ी सी मेरी गाड़ी यूँ स्ट्रे हो रही थी और मैंने इंडिकेट नहीं किया था और मेरी इस तरह गाड़ी स्ट्रे हो रही थी, तो गाड़ी ने खुद ब खुद बड़ी जेंटली है ना गाड़ी को वापस लाइन में किया अपनी प्रॉपर लेन के अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर मुझे लगी है, बड़ी ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर है कि अगर बंदा जिस तरह मोटरवे पे जा रहा हो और आप कई दफ़ा लोग कोई लेन डिसिप्लिन आप प्रॉपर तरीके से ना कर रहे हो तो गाड़ी आपको बाकायदा स्टेयर करके असिस्ट भी करेगी। क्योंकि मेरे पास ये गाड़ी लंबे अरसे के लिए नहीं है, वरना मैं ज़रूर इसको रिंग रोड पर लेकर जाता। इसकी पूरी जो ये ड्राइवर एड्स हैं इसको अच्छे तरीके से चेक करते ना तो मज़ा आता। हो सकता है इसके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर हल्की सी हमें स्टीयरिंग असिस्ट भी मिलता हो। तो यानी अगर मैं अपना स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर सिर्फ हाथ रखूं, गाड़ी को ये पता हो कि बंदा अवेक है, तो गाड़ी खुद ब खुद स्टेयर करे। तो वो बहुत शानदार फीचर्स हैं। तो हमें फ्रंट पे बड़ी खूबसूरत 2 लेदर चेयर्स मिलती हैं। इसके अंदर ये बीच में एक क्विल्टेड सा पैटर्न है, ये हमें एक एल्केंटारा लाइक मटेरियल, उसके अंदर हमें मिलता है लाइक अ फैब्रिक टाइप मटेरियल। बाकी पूरी की पूरी जो सीट्स हैं वो लेदर के अंदर है। यहाँ पर जो साइड बोल्स्टर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े थिक से हैं, आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट देते हैं और मतलब तकरीबन है ना स्पोर्ट सीट्स जैसी इनकी शक्ल है। तो आई फाउंड देम टू बी वेरी सपोर्टिव। और यहाँ पर नीचे हमारा जो बाकी जो सीट के एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी मैनुअल है, मगर नीचे जो हमारा लंबा सपोर्ट है वो पावर है। अब इस गाड़ी का हम थोड़ा सा अकीलीज हील की तरफ आते हैं, जो एक चीज़ जो कि अमूमन लोगों ने इस गाड़ी की क्रिटिसाइज़ की है और वो ये है कि इसकी स्पेस थोड़ी कम है। अब जिस तरह मैं आगे बैठा हुआ हूँ अपने हिसाब से मैंने सीट सेट की है। अब जब मैं पीछे जाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं पीछे। पहले जो आप इसका एक जो चीज़ नोटिस करेंगे, इसकी जो स्लोपिंग रूफ लाइन होने की वजह से इसका इतना अच्छा अप्रोच एंगल नहीं है, तो मुझे बड़ा है ना टाइट होकर बैठना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं पीछे बैठ गया हूँ, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट द लैक ऑफ लाइट। अब शाम के वक्त ही मुझे गाड़ी मिली थी, अब इसी वक्त इसका रिव्यू करना पड़ा है मुझे। तो खैर एक चीज़ जो इमीडिएटली अपेरेंट है कि यहाँ पे अब आप मेरा लाइन ऑफ साइट पर देखें, काफ़ी ज़्यादा जो मेरा व्यू है वो इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। और दूसरा जो हमारी यहाँ पे मेरी पिछली वाली विंडो है, इट इज़ एब्सोल्युटली मिनिस्क्यूल। तो ये जो हमें पीछे बड़े जो ये बॉडी लाइन जो नज़र आ रही है उसकी वजह से हमारा जो पिछली वाली जो रेयर विंडो है इट इज़ रियली कॉम्प्रोमाइज्ड। और ये देखिए एक छोटा सा पोर्ट होल है जिसके अंदर आपको वो आपका जो शीशा जो हिस्सा खुलता है, यानी बहुत ही छोटा इसका है सिलसिला। तो ये इसका कॉम्प्रोमाइज़ है। और दूसरा ये कि इसकी सीट्स भी बड़ी अपराइट हैं, कोई इनकी एडजस्टमेंट नहीं है, आप इनको पीछे रिक्लाइन नहीं कर सकते। तो मैं बहुत अपराइट पोजीशन के अंदर बैठा हूँ और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल भी है ना लॉन्ग जर्नीज़ के लिए मज़ेदार नहीं है। और लेग रूम ठीक है, इतना बुरा नहीं है, मगर वेजल का इससे ज़्यादा है और यहाँ पर मेरे घुटने लग रहे हैं। ये चीज़ है जिसकी वजह से जो लोकल जो हमारी क्रॉस ओवर्स हैं वो इससे बहुत बेहतर हैं रेयर सीट स्पेस में ख़ास तौर पे। इवन दो इट हैज़ अ वेरी एग्जैजरेटेड स्लोपिंग रूफ लाइन, मगर हेड रूम के हवाले से ठीक है, हेड रूम में कोई मसला नहीं है, मगर आई जस्ट फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक बैक हियर। चलें अब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं।
तो अपॉलॉजीज़ इन एडवांस, क्योंकि मेरे पास सुबह के वक्त की गाड़ी नहीं है, तो मुझे शाम के वक्त ही, बल्कि अब रात हो गई है, इस वक्त ही मुझे अब गाड़ी का ये ड्राइव करनी पड़ रही है। तो आई होप आप लोगों को कुछ गुजारे लायक नज़र आ रहा हो। तो सबसे पहले मैंने एक दफ़ा इस गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी भी देख लें, तो मैंने इसका जो ट्रिप मीटर है वो, जो हमने एवरेज जो इसकी फ्यूल इकॉनमी है उसको ज़ीरो कर दिया है, और इसके ट्रिप ए को भी ज़ीरो कर देते हैं। तो इसको चलाते हैं। तो मैंने इंटीरियर लाइट्स चलाई हुई हैं, तो ताकि कुछ ना कुछ आपको व्यू आता रहे सही। जो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद, कि जो हमारा जो मीटर क्लस्टर है वो डिजिटल नहीं है। यहाँ पर हमें एनालॉग डायल्स मिलती हैं। उसके अंदर जो हमारा सेंट्रल MID है वो मुकम्मल डिजिटल है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। आप गाड़ी की मुख्तलिफ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। एंड मर्सीफुली, इवन दो दिस इज़ अ JDM कार, इसके अंदर हमें इंग्लिश की ऑप्शन है। वेज़ल की भी MID बड़ी ज़बरदस्त है, मगर उसके अंदर कोई इंग्लिश की ऑप्शन ही नहीं होती। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है इस MID की, कि दिस सीम्स लाइक, ये मेरा ख्याल है टोयोटा की लेटेस्ट जनरेशन है MID की, और इट इज़ नॉट अ कैरी ओवर फ्रॉम द वन दैट वाज इन द एक्वा और सिएंटा के अंदर जो आती है, और जो विट्स हाइब्रिड के अंदर आती है। ये यूनिक है, और इसके अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटी है और ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स हैं। तो सेफ्टी फीचर के अंदर जैसे आप देख सकते हैं, ये जब बाइक मेरे लेफ्ट हैंड पे है, वहाँ पे मुझे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, मुझे दिखा रहा है कि कोई चीज़ है तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैंने चंद दिन पहले स्पोर्टेज चलाई है, जिसका मैंने रिव्यू यहाँ पर आपके लिंक एक दे देता हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो मैं एक बड़ा अच्छे तरीके से जज कर सकता हूँ कि इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, हाउ डज़ इट कंपेयर। तो मैं यही कहूँगा कि इसका जो मुझे एक चीज़ बहुत इंप्रेसिव लगी है वो है इसकी इंसुलेशन। कैबिन के अंदर आपको कोई बाहर का जो शोर है वो स्पोर्टेज की निस्बत भी ज़्यादा गाड़ी क्वाइट है, और काफ़ी मतलब आपको बाहर का बिल्कुल शोर नहीं आता। दूसरा जो इसका एक ऑब्वियस कंपैरिजन बनता है हाइब्रिड होने की वजह से, वो है वेज़ल के साथ। तो एक जो चीज़ इसकी वेज़ल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो इसकी जो रिफाइनमेंट है ना, ख़ास तौर पे लो स्पीड रिफाइनमेंट। इसके CVT गियर बॉक्स विद दिस वेरी रिफाइंड हाइब्रिड पावर ट्रेन, जो कि टोयोटा ने तकरीबन परफेक्ट कर दी है, उसके साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और गाड़ी बहुत रिफाइंड है। और जो इसकी राइड है वो बहुत फॉरगिविंग है, जो वेज़ल की, जिस आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, उसकी काफ़ी स्टिफ राइड है। वो टोयोटा एनएसएस गाड़ी की इंटैक्ट है कि जो राइड है वो काफ़ी सफल है। तो इसका वैसे ग्राउंड क्लियरेंस का कोई मसला नहीं है, मगर जो इसका फ्रंट जो स्प्लिटर बहुत नीचा है, जिसकी वजह से अगर आप कोई एक चीज़ हो जिसका अप्रोच एंगल बहुत एक्सट्रीम हो, कोई अगर स्पीड ब्रेकर हो या आपका रैंप हो घर का, तो वहाँ पर है ना आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। वैसे गाड़ी का कोई ग्राउंड क्लियरेंस का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो 2.4 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चला ली है, 22.5 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज गाड़ी दे रही है। तो फ्यूल इकोनॉमी में आई वुड से एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। पहली बात वही द थिंग दैट आई हैव टू से कि मैं इसके मीटर को ट्रस्ट ही कर रहा हूँ। इतनी देर के लिए मेरे पास गाड़ी है ही नहीं कि मैं इसका एक डिटेल्ड टेस्ट कर सकूँ जिसमें मैं इसकी टैंक फुल करूँ। तो मगर ये कि जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पूरी मुकम्मल 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, मगर ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई इसका जो अगर आपने कोई इसका निकालना है कि 5 to 8% जो है ये ओवरस्टेट करता है। क्योंकि मैंने प्रीवियस एक ज़माने में रखी हुई थी, तो जो फ्यूल पंप के ऊपर जो एवरेज आती थी और जो मीटर रीडिंग के ऊपर होती थी, उसका अराउंड अबाउट 10% का फ़र्क तो कभी नहीं आया। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 20 की जगह 18 गाड़ी दे दी हो, 20 की जगह 19 दे देगी या इस तरह करती है। तो अभी 22.5 की एवरेज जा रही है। अभी गाड़ी ईवी मोड पर ही चल रही है। मैं बड़ी नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्लो नहीं कर रहा, 50-55 के अराउंड गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने इसकी अडेप्टिव क्रूज़ की देखी है, गाड़ी बिल्कुल जब स्टैंड स्टिल पे आ जाती है ना, तो वहाँ पे गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल नहीं काम करता। तो जो मैंने निसान नोट के अंदर जो एक्सपीरियंस किया था, गाड़ी मुकम्मल स्टॉप भी कर देती थी और फिर दोबारा चल भी पड़ती थी। तो इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है अडेप्टिव, वो आई गेस सिर्फ डिज़ाइन मोटरवे के लिए ही है। बाकी मुझे विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसकी जो फ्रंट एलईडीज़ हैं वो शानदार हैं, बहुत मुझे अच्छा क्लियर विजन है और बड़ी ब्राइट एलईडीज़ हैं इसकी। गाड़ी का जो टर्न इन है वो भी मुझे काफ़ी शार्प लगा है, काफ़ी प्रिसाइस है। ज़्यादा स्टीयरिंग के साथ आपको ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलती, क्योंकि मेरा ख्याल है तकरीबन सब हाइब्रिड गाड़ियों का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग ही होता है, हाइड्रोलिक नहीं होता।
तो फीडबैक बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर वैसे गाड़ी जो है वो बड़ी इसकी जो रोड मैनर्स हैं बहुत अच्छी है, रोड होल्डिंग भी बड़ी मुनासिब है, और गाड़ी बिल्कुल कॉर्नर्स के अंदर बॉडी रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, वेरी वेल कंट्रोल्ड, मगर एट द सेम टाइम क्वाइट वेल डैम्प्ड एज वेल। तो ये सवाल का जवाब बहुत आसान है कि क्या ये गाड़ी का वैलिड कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता स्पोर्टेज के साथ, और वो यहाँ पे आपको इसकी फ्यूल इकोनॉमी से नज़र आएगा कि 4.5 किलोमीटर चला चुका हूँ और 25.5 की एवरेज है, और अभी मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, ना मैंने गाड़ी को लर्न किया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के हैं, किस तरीके से इससे ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी लेते हैं, और इतनी आसानी से मैंने 26 तक की एवरेज गाड़ी से ले ली है। तो वो चीज़ तो मतलब डाउट आप कर ही नहीं सकते टोयोटा की जो फ्यूल इकोनॉमी की जो एबिलिटी है। तो कहाँ जो ये 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हैं ट्यूसॉन के और स्पोर्टेज के, और इवन द 1.5 टर्बोज दैट यू गेट फ्रॉम द MG एंड द हैवल एंड द ग्लोरी, वो इसके मुकाबले की फ्यूल इकोनॉमी दे ही नहीं सकते। सो दिस इज स्टिल अ राइवल टू दोज एस्टैब्लिश्ड क्रॉसओवर्स, और ये कि जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी की वजह से इसकी एक अपनी बात है। तो इसका बिल्कुल मेरा ख्याल है लेटेस्ट जनरेशन है हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव का, तो इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी है। शायद इसका वही सिस्टम ये शेयर करती है जो लेटेस्ट जनरेशन आपको प्रियस की जो है उसके साथ ये अपना हाइब्रिड सिस्टम शेयर करती है। तो इवन दो होंडा वेजल की फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, मगर आई हैव टू से दिस इज अ स्टेप अबव। तो एक चीज़ टू नोट कि अब ये जिस तरह मेरी गाड़ी 27 के करीब तक एवरेज चली गई है कि मैंने कोई AC नहीं चलाया हुआ, कोई वेंटिलेशन नहीं चलाई हुई, क्योंकि आजकल मौसम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस वजह से ये जब आपके AC चलेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्यूल इकोनॉमी गिरेगी। मैं जब इस गाड़ी के अंदर आया था तो मगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इस गाड़ी को पसंद करूँगा, मगर ये कि द फ्यूल इकोनॉमी हैज़ रियली वन मी ओवर एंड द ड्राइविंग कंफर्ट इज एक्सेलेंट। मतलब इस क्लास के अंदर ऑलमोस्ट द क्लास लीडर, मैं ये कहूँगा कि तकरीबन ये क्लास लीडर है क्रॉसओवर्स के अंदर। इट इज़ अ स्टेप अबव द स्पोर्टेज एंड द MG HS। ये 2 गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं, दोनों से जो इसका ड्राइविंग कंफर्ट है ना वो मुझे ज़्यादा लगी है। अब हम 5.9 किलोमीटर चल चुके हैं और हमारी 29.7 तक एवरेज चली गई है। यार दिस इज एस्टोनिशिंग। तो वी हैव अ क्रॉसओवर बॉडी, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही कोई छोटी हमारे पास कोई बॉडी हो, और गाड़ी इतनी इंप्रेसिव फ्यूल इकोनॉमी दे रही है। यार दिस इज रियली रियली एक्सीलेंट। सो दिस इज एक्सीलेंट। इसलिए समझ आती है कुछ लोग वाई सम पीपल स्वेयर बाय द CHR, और उसकी वजह ये इफ यू डू अ लॉट ऑफ माइल्स, तो अगर आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी होती है देन दिस हाइब्रिड पावर ट्रेन इज एब्सोल्युटली अ नो ब्रेनर। अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। ये 2017-18 मॉडल की जो गाड़ियां हैं जो कि रीसेंट इंपोर्ट होंगी, वो आपको मेरा ख्याल है यही कोई 55 से 60 लाख रुपए के अराउंड ये गाड़ी मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, S और G। तो ये G वेरिएंट है, द फुली इक्विप्ड वर्जन विद द क्रेजी बॉडी किट एंड एवरीथिंग। तो एक इसका जो एंट्री लेवल जो है वो S होता है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेल इक्विप्ड। और उसके अंदर सारी ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं सारी की सारी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सारी स्टैंडर्ड हैं CHR के अंदर। एक और चीज़, हमारे पास यहाँ पे हीटेड सीट्स हैं फॉर द ड्राइवर एंड द पैसेंजर, तो ये भी एक बड़ी अच्छी फीचर है गाड़ी के अंदर। तो 7.2 किलोमीटर चल चुके हैं, 29.2 किलोमीटर पर लीटर तक की इसकी फ्यूल इकोनॉमी जा चुकी है। अब इसकी कुछ जो ड्राइवर एड्स हैं वो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा नहीं सकूंगा, क्योंकि इसका जो लेन डिपार्चर असिस्ट है, गाड़ी की जब स्पीड 50 से ऊपर होती है और आप लेन अपनी अगर चेंज करें बगैर इंडिकेट किए, तो गाड़ी बाकायदा आपको वापस स्टेयर बैक करती है, आपकी लेन के अंदर दोबारा आपको लेकर आती है। एक बिल्कुल हमें यहाँ पे फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। अब ये ज़्यादा जापानीज़ के अंदर है, मैं इसकी ज़्यादा फीचर्स नहीं देख सका, मगर अच्छे बड़े साइज़ की 9 इंचज़ की, मेरा ख्याल है 9 या 10 इंच की स्क्रीन है। आप इसके साथ अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है या नहीं है। अगर हो तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस इसकी बढ़ जाएगी। मुझे गाड़ी बड़ी सरप्राइजिंग लगी है, और ये कि अगर मैंने कभी क्रॉस ओवर लेना हो तो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, तो मुझे कभी ये स्पोर्टेज या MG वगैरह जो है ये कभी सूट नहीं करेंगी। आई विल ऑलवेज हैव टू गो फॉर अ हाइब्रिड कार।
तो दो ही गाड़ियां जो है वो मुझे सूटेबल नज़र आती हैं फॉर समवन हु ट्रैवल्स अ लॉट, और वो वेजल है और CHR है। तो CHR हैज़ द एडवांटेज ओवर कंफर्ट एंड फ्यूल इकोनॉमी, मगर जो वेजल का जो ड्राइव ट्रेन है, जो उसकी हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो उस चीज़ में वेजल इससे ऊपर है। मगर रिलायबिलिटी, टोयोटा की रिलायबिलिटी जो है वो इट इज़ ऑल्सो ऑन द CHR साइड। थोड़ी गाड़ी की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़रा हाई साइड पर है, क्योंकि 1.8 लीटर इंजन है, जिसकी वजह से जो हमारा ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं वो सूट नहीं करते इसे, तो इसके ऊपर ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अगर आप फ्रेश इंपोर्ट करें तो आपको 60 लाख के करीब की पड़ती है, जो कि काफ़ी महंगी है। थोड़ी सी मैं आपको इसकी एक्सेलरेशन दिखाता हूँ। तो वे क्रूजिंग एट अराउंड 30, तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और इंस्टेंट तकरीबन है ना गाड़ी पिक करती है अपने आप को। तो नेचुरली एस्पिरेटेड है और ऊपर से हमारे पास CVT ट्रांसमिशन है, तो बड़ा अच्छा क्विक इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। तो ये थी जी Toyota CHR। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, ज़रूर कमेंट भी कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।